हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब इस टॉपिक को, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ द फूड क्रॉप। ठीक है जी, कि जो इन भारत में जो गंगा नदी के तट वाला जितना भी एरिया है, फ्रॉम द ओरिजिन से लेके अब हम यूपी बिहार से आगे निकल जाए, अगर गंगा प्लेन का एरिया, गंगा वाला एरिया, ठीक है, गंगा नदी का एरिया, तो वे ऑफ बंगाल तक, ये सारा एरिया सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल है दुनिया में फूड क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है जी। और ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है डेक्कन प्लेट्यू की, वो कॉटन के लिए सूटेबल है। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सपोर्ट्स है प्लेथरा ऑफ फ्लोरा एंड फौनल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैज रिचर डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नेट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम एंड अकाउंट फॉर नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन ओर रिजर्व्स। ठीक है जी। और बट कंट्रास्टिंग विद द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पर इसके उल्ट हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इंडिया 18% दुनिया का सिर्फ पॉपुलेशन हमारे पास है, हम कंट्री में रहती है। इवन व्हेन इट इज ऑक्यूपाइंग ओनली 2.5 ऑफ द वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया, मतलब हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.5% वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया है। बट कितने लोग रहते हैं दुनिया में, के दुनिया में जितनी आबादी है उसका 18% रहता है। इसलिए पॉपुलेशन का प्रेशर हमारे लैंड पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया में प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हैज सो डीपली ओवरशैडोड द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रेशर फील होता है। एंड दैट नियरली 21.9% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज सर्वाइविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 22% लोग कंट्री के बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। दिस पॉइंट्स टू द सर्टेन ऑब्वियस इन्वायरमेंटल इशू। ये कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से ही हैं। तो उसमें आगे सबसे पहले है कि नेशनल एंडाउमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनके ख़त्म होने की स्पीड ज़्यादा है और उनके रीजनरेट या रिप्रोड्यूस होने की स्पीड कम है। और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट्स आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का वेस्ट निकल रहा है हमारी इकॉनमी में, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से ज़्यादा निकल रहा है। जितना हमारी जोग्राफिकल एरिया उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन और कंजम्पशन निकलती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन आर पीकिंग एट अलार्मिंग लिमिट्स। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा लेवल पे है और ये एक अलार्मिंग लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। इंडिया सडनली इज इन द मिडेस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इंडिया निस्संदेह एनवायरमेंटल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। सो द डिकोटॉमी ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, पहला है पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है एंड एफ्लुएंस इंड्यूस्ड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सो पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल degradation in the rural areas. It is owing to the poverty that tree felling become almost an economic compulsion for millions of the poor in rural areas, which leads to deforestation. ठीक है जी। हमारे देश में गरीब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से, गरीबी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेड़ों का कटना बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि वो एक तरह से गरीब लोगों के लिए लाइवलीहुड है। ठीक है। और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द अर्बन एरियाज। इंडस्ट्रियल स्मोक इज पोल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज पोल्यूटिंग द वाटर। और एक्सपेंडिंग जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, जिस उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेडेशन उसका लगा हुआ है। अर्बन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है उससे पोल्यूशन होती है एयर में, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से
वेस्ट से पानी खराब हो रहा है। ओके जी, पोल्यूट होता है मतलब। सो एक्सपेंशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक इज जनरेटिंग नॉइज पोल्यूशन, और व्हीकल से, जो गाड़ियों से, मोटर कारों से जो आवाज़ से आवाज़ से जो पोल्यूशन होता है, बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, और वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है। सो प्रिंसिपल कंसर्न्स कॉजेज क्या है हमारे ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया? पहला है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, दूसरा एयर पोल्यूशन, तीसरा वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, चौथा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड पांचवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स loss of fertility of land which occurs due to inappropriate land use or land management practices. This leads to an intensively competitive use of land for the purpose of forestry, agriculture, human settlements and industries. So इसका मतलब ये हुआ कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि हम इनअप्रोप्रिएट तरीके से लैंड मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, और उसको हम फॉरेस्ट को, एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बिकम्स द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। रीजंस फॉर डिग्रेडेशन के क्या है? एक्सेसिव ग्रेजिंग, जब पशु हमारे चरते हैं खेतों को, घास को, लैंड को, तो वो एक्सेसिव हो रहा है, लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। इरोजन ऑफ सॉइल बाय ट्री फेलिंग, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी होता है वो मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, हमने फॉरेस्ट लैंड को काट के बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया है रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ की वजह से, तो जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है जी। अगला है फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, जो जंगल में आग लगती है वो भी वेजिटेशन को कम कर रही है। inadequate soil conservation measures leading to loss of soil fertility। inadequate जो अपर्याप्त सॉइल कंजर्वेशन के मेजर हैं उसकी वजह से भी सॉइल की उत्पादन क्षमता कम होती है। improper क्रॉप रोटेशन impairing soil health। ओके, सो indiscriminate use of the agrochemicals, indiscriminate यूज कर रहे हैं हम एग्रोकेमिकल्स को, ठीक है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम इम्पेयरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को भी खराब कर रहा है क्योंकि हमारे पास प्लानिंग और मैनेजमेंट इरिगेशन सिस्टम की ठीक नहीं है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग वाटर लेवल, नॉट टेबल लेवल, एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, हमने पानी को, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया है जिसकी वजह से पानी का लेवल नीचे चला गया है और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को भी वो खराब कर रहा है। ये थे पॉइंट हमारे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनस गैसेस इन द एयर ओइंग टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एयर पोल्यूशन प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि पॉइजनस गैसेस के फॉर्म में एयर में फैलता है। So air carries oxygen which is an essential element of life. Accordingly, quality of life is impaired. Vehicular emission से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। जो धुआं गाड़ियों से या इंडस्ट्री से निकलता है वो मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का। और वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, लाइक एयर, वाटर इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट्स पोल्यूशन इज इक्वली सीरियस, और ये पोल्यूशन इक्वली सीरियस है सबके लिए। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और वो पानी को खराब करता है। यूज ऑफ पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू डिजीज लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। मेन फैक्टर्स फॉर वाटर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, थर्मल पावर हाउसेज डिस्चार्जिंग एश मिक्स विद वाटर। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन आर मेजर फैक्टर्स थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड आर मेजर फैक्टर थ्रेटनिंग हमारी
biodiversity. Solid waste management. The unplanned development of the township and urbanization has led to the massive problem of waste management. It is estimated that volume of waste is projected to be increased, कि अभी भी इसका हमारा जो वेस्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पे अभी बढ़ेगा जिस तरीके से पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन हो रही है. Sustainable development is the process of economic development which aims at raising the quality of life, okay, of the present generation without impairing the quality of the life of the future generation with due respect to the natural endowment and environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिसका मकसद है कि आज की जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिले, बट हम इस तरीके से सस्टेन करें नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचे रहे. इन्वायरमेंट. So sustainable development is development that meets the needs of the present generation without impairing or reducing the ability of future generation to meet their own use. हम आज की सुविधाओं के लिए आने वाले जनरेशन के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए या उनके लिए रिसोर्सेज कम ना पड़ जाएं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस of growth which fulfills the needs of the present generation without challenging the ability of the future generation to fulfill their needs, implying that resources are not fully exploited but rationally utilized. पर उसको पूरे यूटिलाइज ना करके हम एक्सप्लॉइट ना करके रैशनली यूटिलाइज करें. सो स्ट्रेटजीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके पहला है रिलायंस ऑन, मतलब भरोसा किस पे कर रहा है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे. मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया आर मेट थ्रू थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स. दीज प्लांट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. सो इंडिया शुड यूज सोलर एंड विंड एनर्जी. मतलब हमें कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखने के लिए? तो पहला तो हमें सोलर और विंड एनर्जी को यूज करना है अपनी थर्मल या हाइड्रो एनर्जी की जगह पे, और एलपीजी और गोबर गैस इन रूरल एरियाज को यूज करना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड उज्ज्वला योजना फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड एलपीजी टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज. ठीक है जी. इन एडिशन गोबर गैस प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी. ओके जी. उसके बाद सीएनजी इन अर्बन एरियाज. मैनी स्टेट्स हैव फॉलोड दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले सीएनजी का इस्तेमाल शुरू हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय द गवर्नमेंट इन द यूज ऑफ सीएनजी इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स. और अगला चौथा पॉइंट है मिनी हाइडल प्लांट्स आर इको फ्रेंडली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली इन द माउंटेन्स रीजन. माउंटेन वाले रीजन्स में इट रिक्वायर्स स्मॉल टर्बाइंस विद जनरेट सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी टू मीट लोकल डिमांड. ये लोकल डिमांड इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही देगा कि लोकल डिमांड को पूरा किया जाए. एंड डजंट रिक्वायर टू चेंज लैंड यूज पैटर्न, और लैंड यूज पैटर्न को भी ये चेंज नहीं होने देता. ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना है इज इंपॉर्टेंट. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, फॉर कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम. Biocomposting. The use of biofertilizers is also being promoted as a part of the scheme. And last, biopest control. Use of animals and birds is also being considered for controlling pests. Mixed cropping and crop rotation are also being encouraged to minimize the pest attack. ठीक है. तो हमें बायोकम्पोस्ट मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट से कंपोस्ट बनानी है. और बायोपेस्ट कंट्रोल क्या होता है? बायोपेस्ट कंट्रोल है एनिमल्स या बर्ड्स का सहारा लेके, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का सहारा लेके हम अपनी फसल को बचाना है जिससे लैंड डिग्रेड ना हो. ओके जी. तो ये था स्टूडेंट्स ये टॉपिक, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अगला चैप्टर भी मैं आपको करा दूंगा. ठीक है जी. आप इससे नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना. ओके जी, डन.